चलिए, मुझे लगता है सब लोग आ गए हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यू, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसको एक बार रिवाइज भी कर लिया होगा। मैंने आप लोगों से उसकी वीडियो भी शेयर करी थी। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप मुझे डायरेक्टली, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वहां से आपको जो है कोई भी डाउट आए बेटा, आप बिना हेजिटेशन के आप अपना जो है जो भी डाउट हो आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब उसके अगले पार्ट पे हम बढ़ते हैं, और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू में जस्ट अ सेकेंड, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू में हमने डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू हमने बताया था दो तरह के होते हैं। वन इज single layered, that is known as simple epithelial tissue, and other is multi-layered and it is known as compound epithelial tissue। तो दो तरह के epithelial tissue पाए जाते हैं। अब ये जो single layered हैं ये भी कई टाइप के होते हैं, और मल्टी लेयर्ड में भी कई डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। डाइवर्सिफाइड क्लासिफिकेशन हमें इन दोनों टिश्यूज में देखने को मिलता है, चाहे वो सिंगल लेयर्ड हो चाहे वो मल्टी लेयर्ड हो, ठीक है, दोनों में ही देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, यानी सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू की। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ जाता है किसका, सिंपल एपिथेलियम का, यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। और जब हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल लेयर्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स के नीचे एक नॉन सेलुलर लेयर पाई जाती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन या लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने उस लैमिना प्रोप्रिया के बारे में पॉइंट आउट किया था कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो नॉन सेलुलर होती है, बनी होती है किसकी, पॉलीसेकेराइड्स की नॉन सेलुलर लेयर, और उसी के ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। सो सिंपल एपिथेलियम के बारे में लिखा गया है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स। ये सेल्स की सिंगल लेयर से बना हुआ है। एंड इट लाइन द बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब। लाइन का मतलब होता है, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, इनर लाइनिंग बनाना, यानी इनर कवरिंग बनाना, या बोल सकते हैं इनर मोस्ट लेयर बनाना। तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमारे जो बॉडी कैविटी है, यानी हमारे बॉडी में एक बॉडी कैविटी होती है जिसे हम सिलोम कैविटी कहते हैं। तो हम हमारी जो सिलोमिक कैविटी है उसका इनर लाइनिंग बनाना, जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं, इसके साथ साथ जो अलग अलग ग्लैंड्स की डक्ट्स हैं, और ट्यूब्स में भी, ट्यूब्स में हम बात कर रहे हैं यूरेटर की बात कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब की बात कर लें, यूरेथ्रा की बात कर लें, वास डिफरेंस के बारे में, इन सभी की इनर लाइनिंग, इन सभी की इनर लेयर बनती है किससे, इस सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू से, सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू से। अब इस एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स का शेप कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इनकी सेल्स का शेप कैसा है, उसके बेस पर ये एपिथेलियल टिश्यू तीन तरह के होते हैं, यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स। कौन कौन से, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, या जिसे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और तीसरा है कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो इन तीनों को देखने से पहले हम इनको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो हमें इनके बारे में थोड़ी और डिटेल पता चलेगी। डिटेल क्या पता चलेगी भाई, हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जो पहला एपिथेलियम है, उसकी बात करें तो उसमें हमें सिंगल लेयर्ड फ्लैट सेल्स दिखाई देती हैं। फ्लैट सेल्स यानी चपटी, डिस्क जैसी, ठीक है। सिंगल लेयर्ड फ्लैट सेल्स टाइल्स के जैसी दिखाई देती हैं, जैसे हमारे घर में फ्लोर पे टाइल्स रहती हैं उसी तरह से ये टाइल्स जैसी दिखाई देती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं किसमें, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इनका जो न्यूक्लियस है वो भी हमें ओवल दिखाई देता है। सेल के अंदर आप न्यूक्लियस देख सकते हो, न्यूक्लियस भी कैसा दिख रहा है, ओवल दिख रहा है, ठीक है। दूसरा आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
और क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं वो स्क्वायर शेप दिखती हैं। स्क्वायर जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट एक जैसा हो, उसे बोलते हैं हम यहाँ पे, उस एपिथेलियम को बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये आइसोडायमेट्रिक होती हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब जिनके हर तरह से डायमीटर सेम हो, लेंथ सेम हो, ब्रेथ सेम हो, हाइट सेम हो, उन्हें आइसोडायमेट्रिक कहते हैं। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्क्वायर शेप होती हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैट डिस्क शेप बोल सकते हैं या टाइल्स शेप होती हैं। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम देखें यहाँ पर, ये हमें स्क्वायर शेप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप देख सकते हो। और इसका न्यूक्लियस कैसा है? सर्कुलर न्यूक्लियस है, गोल न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है, सर्कुलर न्यूक्लियस है, गोल है और सेल के सेंटर पर प्रेजेंट है। वही तीसरा जो एपिथेलियम है, कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम पोल जैसा होता है, पोल यानी पिलर जैसा होता है। पिलर जैसी सेल्स, लंबी सेल्स जिनकी लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है, उन्हें कहते हैं कॉलमनार। क्योंकि कॉलम वर्ड जो है वो पोल या पिलर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमें कॉलमनार सेल्स दिखती हैं। कॉलमनार एपिथेलियम में जो कैसी होती हैं? पिलर शेप की या पोल शेप की होती हैं। और इनका न्यूक्लियस आप देखो, अगर इनके न्यूक्लियस को ध्यान से, तो इनका न्यूक्लियस टुवर्ड्स बेस, बेस के पास दिख रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे बेसल न्यूक्लियस। ठीक है, क्या कहेंगे? बेसल न्यूक्लियस, यानी इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेल्स के बेस पर दिखाई दे रहा। अच्छा, कुछ ऐसे भी कॉलमनार हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी कॉलमनार सेल्स होती हैं जिनका जो न्यूक्लियस है वो सेल के सेंटर पे दिखता है। वो मॉडिफिकेशन में हम देखेंगे आगे की कॉलमनार एपिथेलियम भी कई टाइप के होते हैं, न्यूमरस टाइप्स के होते हैं। तो उनमें हमें कुछ में ऐसे होते हैं कि न्यूक्लियस नीचे की तरफ, बेस की तरफ दिखेगा। कुछ ऐसी दिखेंगे जिनमें न्यूक्लियस जो है एपेक्स, ऊपर की तरफ दिखेगा। और कुछ ऐसी भी कॉलमनार सेल्स मिलेंगी जिनमें न्यूक्लियस बीचों बीच यानी सेंटर की तरफ दिखेगा। वो डिपेंड करता है किस तरह का एपिथेलियम है। लेकिन अगर हम नॉर्मली, अगर हम सिंपल केवल जो सिंपलेस्ट कॉलमनार एपिथेलियम है उसकी बात करें तो वो हमें कैसा दिखता है? बेसल दिखता है। ठीक है, तो ये डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अभी डायग्राम नहीं बनाना, लेकिन ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आप नोट कर लो। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे जो सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और वो टिश्यू कौन सा है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और उसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम भी कहते हैं। तो या तो हम स्क्वैमस एपिथेलियम कह लें या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कह लें। स्क्वैमस का मतलब होता है थिन टाइल्स लाइक। ठीक है, स्क्वैमस का मतलब होता है थिन टाइल्स लाइक। तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसकी जो सेल्स होती हैं ये फ्लैट होती हैं, बहुत ही चपटी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, फ्लैट टाइल्स के जैसी पाई जाती हैं। तो यहां हमें ये सिंगल लेयर हमें दिख रहा है किसका? फ्लैट सेल्स का। और इन फ्लैट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी मिलता है। और कैसा न्यूक्लियस मिलता है हमें? इनमें ओवल न्यूक्लियस मिलता है। ओवल न्यूक्लियस मिलता है, इस पॉइंट को हमें याद रखना है। ठीक है, फ्लैट सेल्स हैं, सिंगल लेयर्ड हैं, ओवल न्यूक्लियस है। अब ये सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस वगैरह नहीं दिखता। इनकी बाउंड्रीज जो है सेल्स की एक दूसरे से बहुत कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में पाई जाती हैं, एक दूसरे से बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। कोई भी सब्सटेंस इनके बीच से बहुत रेयरली जो है लीक करता है। तो ये एपिथेलियम जो प्रेजेंट होता है, ये क्यों होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका एक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो कुछ जगहों पर ये पाया जाता है किसी खास सब्सटेंस को के मूवमेंट को अलाउ करने के लिए। ठीक है, यानी ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, और इस लेयर से होके कोई सब्सटेंस एक तरफ से दूसरी तरफ आया जा सकता है। डिपेंड करता है कि किसको ये अलाउ करता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसके बारे में दो खास बातें आती हैं। पहली बात,
कि सिंगल लेयर और टाइल्स के लाइक होने की वजह से, टाइल्स के जैसा होने की वजह से इसमें वेव लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। याद रखना बच्चों, कैसा अपीयरेंस? वेव लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो उस वेव लाइक अपीयरेंस की वजह से इसे सिलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? वेव लाइक अपीयरेंस, वेव लाइक अपीयरेंस। और वेव लाइक अपीयरेंस होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? सिलेटेड एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम। टी साइलेंट है बेटा, ठीक है? टी को साइलेंट प्रोनाउंस करना, सिलेटेड एपिथेलियम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट अपीयर्स एज वेव लाइक, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें दो तीन बातें पता चल गई कि भाई ये सिंगल लेयर्ड होता है, डिस्क फ्लैट सेल्स होती हैं, ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। जहां भी ये पाया जाता है इसके अलोंग सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में ये एपिथेलियम देखने को मिलता है? तो यहाँ पर लिखा है फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। बड़ा फेमस, बहुत फेमस ये टर्म है, फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की वॉल में, या ब्लड वेसल्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, और इस लेयर को बोलते हैं एंडोथीलियम। तो ब्लड वेसल्स जो यहाँ प्रेजेंट है, इस लेयर को बोला जाता है एंडोथीलियम। याद रखना, और कहीं नहीं पाया जाता एंडोथीलियम, केवल और केवल ब्लड वेसल्स में। चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वेन हो, चाहे कैपिलरी हो, तीनों में एंडोथीलियम प्रेजेंट होता है, और किसी और जगह पर नहीं होता। और ये एंडोथीलियम कैसा होता है इसको हम जस्ट अभी इसके बाद हम डायग्राम में देखने वाले हैं। एक्सक्यूज मी आप सर, कभी, हाँ बेटा, सर ये वाला पॉइंट फिर से समझा दीजिए एक बार। जस्ट अभी बता रहा हूँ, जस्ट एक सेकेंड। आपने आर्टरीज देखी होंगी, अगर नहीं देखी होंगी तो हम देखेंगे। वेन देखी होगी, या आपने कैपिलरी देखी होगी। कभी आप अपनी आंखों में देखो, जो आंखों में देखते हैं तो जो वाइट पार्ट होता है आंखों का, जिसको बोलते हैं नॉन पैल्पेबल कंजक्टाइवा, जो वाइट पार्ट होता है उसे बोलते हैं नॉन पैल्पेबल कंजक्टाइवा। उस आंखों के वाइट पार्ट में हमें पतली पतली ब्लड वेसल्स दिखती हैं। कभी देखा है ध्यान से? कांच में अपने आंखों को देखो तो पतली पतली ब्लड वेसल्स दिखती हैं। जब कुछ आंखों में चला जाता है तो, है ना, उन्हीं ब्लड वेसल्स में सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। तो वो जो पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है? कैपिलरीज। और वो कैपिलरीज जिस लेयर से बनती हैं वो लेयर क्या है? एंडोथीलियम। ठीक है, जो सेल लेयर कैपिलरीज को बनाता है वो क्या है? एंडोथीलियम। मैं आपको एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेटा एल्वियोलाई है। ठीक है, हमारे लंग्स में पाया जाता है एल्वियोलाई। जो हम एयर इनटेक करते हैं वो एल्वियोलाई में ही जाता है। अब हर एल्वियोलाई के सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है, और ये ब्लड कैपिलरी, ये ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है भाई? ये ब्लड कैपिलरी है। और ये ब्लड कैपिलरी जिन सेल्स की बनी होती है, यहां पर आपको ये सेल्स दिख रही हैं, मैं मार्क कर रहा हूं। ये सेल्स कौन सी होती हैं? ये सेल लेयर होती है एंडोथीलियम। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज आर ओनली मेड अप ऑफ एंडोथीलियम। लेकिन आर्टरीज और वेन्स में और भी कई लेयर्स पाई जाती हैं, बट कैपिलरीज में केवल और केवल एंडोथीलियम पाया जाता है। आ गया बेटा समझ में एंडोथीलियम? ठीक है, ये जो हमें रेड कलर की जो लेयर दिख रही है, सेल्स यहाँ पर जो दिख रही हैं, ये कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और इस लेयर को, इस पूरी लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम बोलते हैं। एंड एंडोथेलियम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये मैंने डायग्राम से आपको दिखाया। यस सर। लेकिन उससे पहले अभी देखते हैं और कुछ पॉइंट और देखते हैं। यहां पर एक और पॉइंट लिखा है, इट फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री। ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। अगले डायग्राम को देखें, डिफ्यूजन बाउंड्री यानी जब इस मेम्ब्रेन से सब्सटेंसेस पास होते हैं। आप देखो इस एल्वियोलाई को देखो, ये जो ब्लू बलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है एल्वियोलाई, इस एल्वियोलाई में भी ये ब्लू कलर की सेल्स दिख रही हैं बच्चों आपको, ब्लू कलर की सेल्स।
आर Yes, दे sir. विजिबल टू, है ना? ये सेल्स कौन सी हैं? ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, और इन सेल्स को बोला जाता है न्यूमोसाइट्स। क्या बोला जाता है? न्यूमोसाइट्स। कहां पाई जाती हैं ये? एल्वुलाई में, ठीक है। न्यूमोसाइट्स दे आर प्रेजेंट इन एल्वुलाई। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो एल्वुलाई से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वुलाई में जाता है। और ये जो मूवमेंट हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कैसा मूवमेंट है? ये डिफ्यूजन है। ये मूवमेंट कैसा मूवमेंट है? डिफ्यूजन है। तो ऑक्सीजन एयर चैम्बर से या एल्वुलाई से ब्लड में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के एयर चैम्बर में जाता है, और तभी वो ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। तो जब सपोज करो यहां से एक तरफ से ब्लड आता है और एक तरफ से ब्लड जाता है, तो एल्वुलाई में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ऑक्सीजन लेगा, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलेगा। ये पूरा जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है बेटा, ये गैसियस एक्सचेंज जो है ये सिंपल डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है, और वो पॉसिबल इन दोनों लेयर्स की वजह से हो पाया है। और ये दोनों लेयर्स एग्जांपल है किसका? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का। तो एक हमें एग्जांपल दिख रहा है किसमें? एल्वुलाई में। एक एग्जांपल हमें दिख रहा है किसमें? ब्लड कैपिलरी में। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. है ना बेटा? आप इसको नोट कर लो। ये पहले ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नोट कर लो। तो इसका हम एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो हमें वर्ल्ड फेमस जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो पूछा जाता है वो है एंडोथीलियम। और ज्यादा अगर उसमें जाना हो कि इसके अलावा भी हमें मालूम होना चाहिए, तो हम न्यूमोसाइट्स की लेयर कहते हैं। न्यूमोसाइट्स मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है? न्यूमोसाइट्स बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। और इसके अलावा एक और भी फेमस एग्जाम्पल है, देखो एंडोथीलियम जो है ना सभी ब्लड वेसल्स में होती है, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वेन हो, चाहे कैपिलरी हो, या लिम्फेटिक वेसल हो। लेकिन कैपिलरी में केवल एंडोथीलियम पाया जाता है। बाकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें और भी 3 लेयर होती हैं, एक ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। और एंडोथीलियम वो उसमें जो इनर मोस्ट लेयर है उसका पार्ट है, बट कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ ओनली एंडोथीलियम। और इसलिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का एक वर्ल्ड फेमस एग्जांपल हमें एंडोथीलियम मिलता है। Done, sir. चलो, सो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग यानी इनर लेयर बनी होती है किसकी? एंडोथीलियम की। एंड ऑल्सो द लेयर दैट फॉर्म एल्वुलाई, द सेलुलर लेयर दैट फॉर्म एल्वुलाई, दैट सेलुलर लेयर आर cells are known as pneumocytes, and the layer of pneumocytes is also an example of simple squamous epithelium। और simple squamous epithelium wave like दिखाई देता है और इसीलिए इसे सिलेटेड एपिथेलियम कहा जाता है। एक एग्जाम्पल इसमें और बचता है, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस एग्जाम्पल को, ठीक है। एक एग्जाम्पल और पाया जाता है जिसको देखते हैं हम लोग। क्या एग्जाम्पल हमें मिलता है? आप लोगों ने क्लास 10th में नेफ्रॉन का डायग्राम देखा है बेटा? नेफ्रॉन, Yes, sir. है ना? नेफ्रॉन अपने को याद है। चलो ठीक है, उसी नेफ्रॉन का हम बाउमन कैप्सूल देखते हैं, ठीक है। बाउमन कैप्सूल। तो सपोज करो ये नेफ्रॉन का बाउमन कैप्सूल है, और इस नेफ्रॉन के बाउमन कैप्सूल में एक ब्लड वेसल आती है ब्लड लेकर, और दूसरी यहाँ से जाती है। डिटेल इसकी जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। डिटेल हम बाउमन कैप्सूल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर
कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ऐसा सुना है, ग्लोमेरुलस? यस सर। Yes, sir. Glomerulus is the network of capillaries, network of blood capillaries present in Bowman capsule. अब मान लेते हैं ये एक जो ब्लड वेसल है जिसके थ्रू ब्लड आता है आने के बाद, और ये एक ब्लड वेसल है जिसके थ्रू ब्लड जाता है। तो जो ब्लड वेसल ब्लड लेके आती है उसे कहा जाता है एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल नाम याद आ रहा है? और दूसरा जो ब्लड लेके जाती है उसे कहा जाता है इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। तो ये दो ब्लड वेसल, एक ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आती है, एक ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके जाती है। ये हमें दिख रहा है बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बेटा, ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्या है। यहां भी एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। एक तो ये ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस जो है कैपिलरीज का नेटवर्क है, तो वहां तो एंडोथेलियम मिलेगा, वो तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पूरी जो आर्टेरियोल आ रही है और ग्लोमेरुलस में एंडोथेलियम मिलेगा बेटा। लेकिन जो बाउमन कैप्सूल की इनर लेयर है, ये वाली लेयर, बाउमन कैप्सूल की जो इनर लेयर है, दिस इनर लेयर इज मेड अप ऑफ a special type of cells known as podocytes. What they are made up of? They are made up of special type of cells known as podocytes. और ये podocytes भी एग्जाम्पल है किसका? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का। नाम याद रख लेना, बहुत फेमस लेयर है ये। पोडोसाइट्स बहुत फेमस लेयर है। क्यों फेमस है ये सेल लेयर? क्योंकि ये ऐसी सेल्स हैं जिनके बीच में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जहां से फिल्ट्रेट मूव करता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो पोडोसाइट्स की जो सेल लेयर है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पोडोसाइट्स के बारे में। सो ये हम लिख लेंगे कि पोडोसाइट्स सेल लेयर इज also an example of simple squamous epithelium, ठीक है। ध्यान रखना बेटा। अब पूछो पोडोसाइट्स के बारे में कब आया था, तो मुझे याद है 2008 का जो AIPMT का एग्जाम हुआ था, उसमें इसके बारे में पूछा गया था कि द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट इन inner layer of Bowman capsule is made up of cells known as podocyte। ये सोचो 12-13 साल पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद भी आया है, एक दो बार और आया है, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मुझे जो रिकॉग्नाइज हो रहा है वो उसी समय का रिकॉग्नाइज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद भी पूछा गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को लेकर, यूरिन फॉर्मेशन को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेल लेयर है, पोडोसाइट्स के सेल लेयर। यहां पर इसको याद रखना, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट पढ़ेंगे, तो इसका फंक्शन हमारे सामने आएगा, इस पोडोसाइट्स लेयर का फंक्शन आएगा, जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे एपिथेलियम को डिस्कस करते हैं। दूसरा एपिथेलियम कौन सा है भाई? हमने पढ़ा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और सिंगल लेयर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम कह रहे हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं इसको? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये याद रखना। क्या खास पॉइंट है इसके बारे में? खास बात यह है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब शेप सेल्स। ये क्यूब शेप यानी स्क्वायर शेप सेल्स का बना होता है, ठीक है। क्यूब और स्क्वायर में डिफरेंस है,
स्क्वायर जो है 2 डायमेंशनल शेप है और क्यूब जो है 3 डायमेंशनल शेप है, ये हमें मालूम है। हम इसको स्क्वायर शेप या क्यूब शेप एक तरफ से देखेंगे तो हमें 2 डायमेंशनल दिखाई देगा, लेकिन तीनों तरफ से देखेंगे तो हमें 3 डायमेंशनल यानी क्यूब शेप दिखाई देगा। और ये पाया कहाँ जाता है, इसका न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस इसका सर्कुलर न्यूक्लियस है और सेंट्रल यानी प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस के बारे में भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि न्यूक्लियस इज सर्कुलर एंड सेंट्रल। सेंट्रल मतलब सेल के बीचों बीच हमें दिखाई देता है, ठीक है, सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस हमें दिखाई देता है। और इसलिए हमने बोला इसको क्या कि जो न्यूक्लियस है दैट इज सर्कुलर एंड सेंट्रल। फिर बात आती है कि ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये पाया कहाँ जाता है, बॉडी में कहाँ देखने को मिलता है। अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करें तो ये जनरली हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, पीसीटी और जनरली हमें देखने को मिलता है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में। हम ग्लैंड्स की डक्ट की बात करें, हम लिवर की डक्ट की बात करें, पैंक्रियाज के डक्ट, लिवर की डक्ट जो होती है जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं, पैंक्रियाज की डक्ट है जिसे हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर की डक्ट है जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इन सबके हम देखेंगे नाम। हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट है। डक्ट कौन सी है, जैसे अगर हम बात करें किसकी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उसकी डक्ट का नाम है वॉर्टन्स डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड है जिसकी डक्ट का नाम है स्टेंसन्स डक्ट। हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है जिसकी डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रेवाइनस या बार्थोलिन्स डक्ट कहते हैं। तो कई तरह की डक्ट हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो जितनी भी डक्ट हैं वो डक्ट्स यानी ट्यूब, डक्ट मतलब ट्यूब, ठीक है, कोई भी ग्लैंड कोई सब्सटेंस बनाती है तो उसको डक्ट से रिलीज करती है। और ये बात एक्सोक्राइन ग्लैंड पर अप्लाई होती है, मतलब जो हार्मोन नहीं बनाती। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी हैं, ऐसी ग्लैंड जो एंजाइम बनाती हैं, डाइजेस्टिव जूस बनाती हैं। जो हार्मोन बनाती है उनमें डक्ट नहीं पाई जाती, दे आर डक्टलेस ग्लैंड और उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर बात हो रही है उन ग्लैंड की जिनके अंदर डक्ट पाई जाती है। और दूसरी बात, इसी एपिथेलियम का एक दो मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफिकेशन हमें दिखता है, जो हमें दिखता है किसमें, पीसीटी और डीसीटी में। यानी नेफ्रॉन, आपको याद करो नेफ्रॉन में दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमने मार्क करते थे क्लास 10th में, एक पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसको हम देखेंगे कि ये क्यों पीसीटी और डीसीटी में पाया जाता है और वहां पर इनके बारे में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दैट दे आर मॉडिफिकेशन। जब भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कुछ मॉडिफिकेशन पाया जाता है तो वो एग्जाम्पल हमें पीसीटी और डीसीटी में मिलता है, जस्ट अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन फंक्शन की बात करें इसके, तो एक तो इसका जो फंक्शन है वो है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सिक्रीशन क्यों करता है, क्योंकि यही जो एपिथेलियम है ये ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ग्लैंड्स जो सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं वो भी बना होता है किसका, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का। हम बोल सकते हैं ग्लैंड्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ किसका, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, तो नेफ्रॉन का काम होता है, नेफ्रॉन का फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो वहां पर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। फिर यहाँ पर लिखा है द एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में डिफरेंसेस हैं, जहां पर पीसीटी में विलाई या माइक्रो विलाई देखने को मिलता है। देखते और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पीसीटी और डीसीटी में खास, ठीक है। एक बड़ी सिंपल सी बात देखते हैं, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करेंगे, आपने नेफ्रॉन देखा है बेटा, नेफ्रॉन, यहाँ पर मैं ये डायग्राफ दिखा रहा हूँ नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में आप पीसीटी पार्ट होता है जो बाउमन कैप्सूल के ठीक बाद होता है, उसे बोलते हैं पीसीटी। यहाँ पर ऊपर बाउमन कैप्सूल दिख रहा है, बाउमन कैप्सूल के ठीक बाद जो पार्ट होता है, जो ट्यूब होती है, उसे पीसीटी कहा जाता है। उसके बाद एक पतली सी लूप पाई जाती, पतला सा लूप पाया जाता है जिसे लूप ऑफ हेनले। 10th में सुना है ये सब, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। यस सर। हाँ,
तो लूप ऑफ Yes. हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद ये जो थिक ट्यूब दिख रही है ये डीसीटी है। पीसीटी का मतलब हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी का मतलब हो जाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये दो तरह की ट्यूब्स पाई जाती हैं। अब दोनों में डिफरेंसेस हैं। इन दोनों जगहों पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, पीसीटी में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और डीसीटी में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, लेकिन सिंपल वाला नहीं है, ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ये क्या है? सिंपल, एकदम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें कोई हमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं दिख रहा है। नीचे यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, नीचे नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आप देख सकते हो, स्क्वायर शेप सेल्स। अब पीसीटी और डीसीटी में क्या खास होता है बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है। हम पहले देखते हैं पीसीटी को। पहले बात करेंगे पीसीटी की। पीसीटी को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें पीसीटी में बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगी, एकदम सही, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमें स्क्वायर शेप सेल्स दिखेंगी। ठीक है, स्क्वायर शेप सेल्स दिखेंगी, लेकिन इन स्क्वायर शेप सेल्स के ऊपर हमें छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहा जाता है माइक्रोविलाई। क्या कहा जाता है? माइक्रोविलाई। These finger like projections are known as microvilli. और ये माइक्रोविलाई जब इन सेल्स में प्रेजेंट होता है तो इन सेल्स को कहा जाता है ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम, और क्यूबॉइडल सेल्स हैं और इसीलिए इसे कहा जाता है ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, याद रखना। क्यों पाया जाता है ये माइक्रोविलाई? माइक्रोविलाई भाई छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो इन सेल्स में प्रेजेंट हैं, और उसी की वजह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से ऊपर से ये सरफेस जैसी कैसी दिखती है? ब्रश जैसी दिखती है। ये सरफेस जो है ये ब्रश जैसी दिखती है, और इसीलिए इसे कहा जाता है ब्रेस्ट बॉर्डर। अब ये क्यूबॉइडल सेल्स में प्रेजेंट है तो इस एपिथेलियम को कहते हैं ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये करता क्या है? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, इंटरनल सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और इंटरनल सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीसीटी में बढ़ जाता है। ठीक है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट पीसीटी एब्जॉर्ब करता है उन न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और इसीलिए हम जब बात करते हैं तो जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं फिल्ट्रेट में उसका 60 से 70 पार्ट पीसी 60 to 70% पार्ट जो है वो पीसीटी एब्जॉर्ब करता है, और ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और वो किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज माइक्रोविलाई। तो क्या करते हैं माइक्रोविलाई? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, increases internal surface area। surface area क्यों increase करते हैं? to increase the rate of absorption of substances, to increase the rate of absorption of substances। ठीक है, ये किसके बारे में बोला गया? पीसीटी के बारे में। डीसीटी थोड़ा सा अलग है।
डीसीटी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मॉडिफिकेशन है, डीसीटी इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डीसीटी में क्या खास बात है भाई, देखते हैं। डीसीटी को देखें, डीसीटी में भी क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं ये स्क्वायर शेप सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्क्वायर शेप सेल्स प्रेजेंट हैं, इनमें न्यूक्लियस सर्कुलर एंड सेंट्रल, सर्कुलर न्यूक्लियस इन सेल्स के सेंटर पे पाया जाता है। तो अगर सेंटर पे ये न्यूक्लियस होता है तो अब ये डिफरेंट क्यों है भाई, क्योंकि इनमें पाया जाता है सीलिया। आप याद करो, सीलिया आपने पैरामीशियम में देखा होगा, छोटे छोटे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इधर कौन से थे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, यहां कौन से हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है सीलिया। ठीक है, छोटे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है सीलिया। वहां पर क्या था, माइक्रोविलाई, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे। यहाँ पर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें कहा जाता है सीलिया। और ये एपिथेलियम कहलाता है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद रखना इसका नाम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये सीलिया क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, इस सीलिया में मूवमेंट पाया जाता है। तो ये सीलिया में जो मूवमेंट है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम किसका मूवमेंट कराएंगे भाई, इसके ऊपर जो सब्सटेंस होगा, इसके ऊपर सपोज करो कोई सब्सटेंस है जो पास कर रहा है, मूव कर रहा है, उस सब्सटेंस को मूव कराने में हेल्प करेंगे। खुद ये सेल्स मूव नहीं करेंगी, इनके ऊपर जो सब्सटेंस, जो मीडियम फ्लोट हो रहा है, जो मीडियम मूव कर रहा है, उस मीडियम को ही मूव कराने में ये एक्ट करते हैं। तो सीलिया इसीलिए प्रेजेंट होता है। पैरामीशियम में क्या है, पैरामीशियम खुद मूव करता है, यहाँ पे ये सेल्स मूव नहीं करती। हमारे जो हमारा थ्रॉट है, ठीक है, हमारे थ्रॉट में भी सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है, हम आगे देखेंगे। गलती से कुछ हमारे अगर विंड पाइप में चला जाए तो सीलिएटेड एपिथेलियम उसे क्या करता है, बाहर थ्रो करता है, इट थ्रो आउटसाइड, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। यहां पर जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो क्यों प्रेजेंट है, ताकि इस एपिथेलियम के ऊपर जो सब्सटेंस मूव कर रहे हैं उनके मूवमेंट को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में पॉइंट। क्या पॉइंट है कि स्मॉल न्यूमरस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस are present over cells। और ये किस में हेल्प करेंगे, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट ओवर द सेल्स। दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट ओवर द सेल्स। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है भाई, ये भी क्यूबॉइड। अब देखो दोनों ही क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, दोनों ही सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, लेकिन दोनों में ही अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन है, और ये मॉडिफिकेशन इनके अलग अलग फंक्शन को डिसाइड कर रहा है। तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें मिलता है डीसीटी में, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें मिलता है किसमें, पीसीटी में। ठीक है बच्चों, नोट कर डालो इसको। अब ये सीलिया और माइक्रोविलाई में डिफरेंस क्या है बेटा, कई बार पूछ देता है कि इनमें स्ट्रक्चरली क्या डिफरेंस है। तो जो माइक्रोविलाई है ये सेल मेम्ब्रेन से बने हुए, सेल मेम्ब्रेन में ये फोल्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से ये माइक्रोविलाई बनते। ठीक है, अगर हम देखें तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी, उस वही सेल मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे फोल्ड
फोल्डेड स्ट्रक्चर में पाई जाएगी जिससे माइक्रोविलाई बनते हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बनता है। लेकिन सीलिया क्या है? सीलिया अलग से स्ट्रक्चर हैं जो ट्यूबलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन से नहीं बनते, ये ट्यूबलिन प्रोटीन से बनते हैं, और ये ट्यूबलिन प्रोटीन ही सीलिया का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों में ये डिफरेंसेस स्ट्रक्चर लेवल पे पाया जाता है। थोड़ा सा ये नया टॉपिक है, नए तरह का टॉपिक है, बट बच्चों थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पे, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आप ये पढ़ लोगे तो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में यही जाके आपको पढ़ना है, ठीक है। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में हिस्टोलॉजी सब्जेक्ट मिलेगा आपको, और वहां पे 90% जो सिलेबस है वो यही मिलेगा। केवल 10% जो है आपको डिफरेंट मिलेगा, बाकी 90% आपको यही मिलेगा जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये ऐसी चीज है जो आपको आजीवन पूरे लाइफ काम आएगी, और पूरी लाइफ काम आएगी। तो इसलिए इसको पढ़ना तो भाई बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी की सेल्स के बारे में तो जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोट कर लो इसको। सो नोट कर लिया? यस सर। चलो, एक एग्जाम्पल और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। किसका एग्जाम्पल? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना उस एग्जाम्पल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो यानी कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन से कैसे रिलेटेड है। एक और एग्जाम्पल हमें किसका मिलता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हमने क्या क्या एग्जाम्पल देख लिए, और क्या एग्जाम्पल हमें देखना है? हमने क्या क्या देख लिया भाई? हमने ग्लैंड्स की डक्ट में पाया जाता है, पहला तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एक तो डक्ट्स को बनाता है, दूसरा ग्लैंड्स को भी बनाता है। तो ग्लैंड्स में भी बलून लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें एल्विलाई कहा जाता है। जैसे लंग्स में एल्विलाई था, वैसे ही ग्लैंड्स के अंदर भी एल्विलाई पाए जाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई, या एक और नाम दिया जाता है एसिनाई। एसिनाई ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। एल्विलाई ऑफ ग्लैंड्स कह लो या एसिनाई ऑफ ग्लैंड्स कह लो, वो भी एग्जाम्पल होता है किसका? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। तीसरा हमने एग्जाम्पल नोट किया, हमें पीसीटी में मिला। चौथा एग्जाम्पल हमने डीसीटी नोट किया। और कहाँ मिलता है भाई? और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। याद करना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। मेल में क्या? टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। तो टेस्टिस और ओवरी में अगर हम बात करें तो टेस्टिस में पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाती हैं जर्म सेल्स। और ये जर्म सेल्स एग्जाम्पल होती हैं किसका? दीज जर्म सेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और यही जर्म सेल्स क्या करेंगी? यही जर्म सेल्स डिवाइड होके स्पर्म सेल्स बनाएंगी। यही जर्म सेल्स डिवाइड होके क्या बनाएंगी? स्पर्म सेल्स। तो ये जर्म सेल्स किसका एग्जाम्पल है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। दूसरा आता है ओवरी। ओवरी में पाया जाता है स्ट्रोमा।
और उस स्ट्रोमा में भी प्रेजेंट होती हैं जर्म सेल्स। स्ट्रोमा में भी प्रेजेंट होती हैं जर्म सेल्स, और ये जर्म सेल्स भी ये बनाती हैं ओवम। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। और ये जर्म सेल्स भी क्या बनाती हैं? ओवम। तो यानी स्पर्म सेल को भी बनाना और ओवम को भी बनाना, ये भी फंक्शन हो जाता है किसका? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। सारे ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है, सारे ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करना इसी एपिथेलियम का काम है। जर्म सेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मेल में जो जर्म सेल्स होती हैं वो स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और फीमेल में जो जर्म सेल्स होती हैं वो ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये था किसके बारे में? सिंपल क्यूबॉइड। डन सर। चलो, तो ये हमने बाउमेन कैप्सूल में पीसीटी और डीसीटी देखा। तो पीसीटी और डीसीटी में भी प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पीसीटी में पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहां पर ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है। और डीसीटी स्टैंड्स फॉर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहां पर हमें सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है। ये हमने वही एग्जाम्पल जो हम नोट कर चुके। नेक्स्ट आते हैं किसके बारे में? कॉलमनार एपिथेलियम। और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम नोट करते हैं। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। और ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम बना होता है लॉन्ग स्लेंडर सेल्स का, यानी पिलर लाइक सेल्स का। ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर सेल्स या पिलर लाइक सेल्स का हमें ये एपिथेलियम दिखता है। तो यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले द सेल्स या द टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर लॉन्ग एंड स्लेंडर। तो एक तो सिंपल बात करें कि हमें सेल्स दिख रही हैं, और ये सेल्स कैसी हैं? लॉन्ग सेल्स हैं, लंबी सेल्स हैं। और लंबी सेल्स हैं इसीलिए इन्हें पिलर लाइक कहा जा रहा है। और पिलर लाइक यानी कॉलमनार, टॉल सेल्स हैं। और इनमें न्यूक्लियस देखो बेटा, न्यूक्लियस हमें कुछ सेल्स में बेस पे दिख रहे हैं, कुछ सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर पे दिख रहे हैं, और कुछ सेल्स में न्यूक्लियस ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। तो न्यूक्लियस की पोजीशन अलग अलग सेल्स में अलग अलग दिख रही है। ठीक है, हमें दोनों तरह की दिख रही है। लेकिन तो कुछ सेल्स में बेसल न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल्स में सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल्स में ऊपर यानी अपाइकल न्यूक्लियस होता है। लेकिन कॉमनली जब हम कॉमन की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में लिखा है देयर न्यूक्लियस इज कॉमनली सिचुएटेड एट, या देयर न्यूक्लियस इज कॉमनली लोकेटेड एट बेस। तो कुछ में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर परसेंटेज की बात करें तो मैक्सिमम परसेंटेज में हमें जो न्यूक्लियस मिलता है वो एट इट्स बेस मिलता है, यानी बेसल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ये हो गया सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अब हमें इसमें मॉडिफिकेशन भी मिलते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे? वैसे ही मॉडिफिकेशन जो हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देखे थे। तो मॉडिफिकेशन में हमें क्या मिलता है? ब्रेस्ट बॉर्डर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रेस्ट बॉर्डर, यानी इसमें भी माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं। एक जगह इसमें भी हमें क्या दिखेंगे? माइक्रोविलाई दिखेंगे। तो एक मॉडिफिकेशन इसमें हो गया कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे तो वो इंटरनल सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, और इंटरनल सरफेस एरिया बढ़ेगा देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर एब्जॉर्प्शन। और इसीलिए ये पाया जाता है कहाँ पे? ऐसी जगह पे जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी इंटेस्टाइन में।
ठीक है। इंटेस्टाइन में हमें देखने को मिलता है ब्रेस्ट बॉर्डर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। याद रखना कौन सा मिलता है, ब्रेस्ट बॉर्डर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, और स्टमक में देखने को मिलता है। सो अगर इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो ये ब्रेस्ट बॉर्डर बन जाएगा, हम पढ़ चुके हैं। और प्रेजेंट होता है कहां पे, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। अब बोलो कि सर स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? एब्जॉर्प्शन तो हमने मेनली पढ़ा है भाई, एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में। स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? तो ध्यान में रखना, अपने बोलना मत, अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक। 100% ऑफ अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक। जो हम मेडिसिन लेते हैं, सम ऑफ द मेडिसिन एंड ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक, ठीक है। और अल्कोहल तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेशन एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी एब्जॉर्प्शन की बात करें और ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक? सो अल्कोहल, मेडिसिन एंड ड्रग्स। और यहाँ पे आ गया क्या फंक्शन है यहाँ पे, तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन कैसे फंक्शन हो गया भाई, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनता है और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस बनता है, जिसे सकस एंटेरिकस बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहे हैं और सिक्रीशन में भी हेल्प कर रहे हैं। कौन कर रहा है भाई? ब्रेस्ट बॉर्डर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो ये सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, कुछ खास तरह की ग्लैंड्स वहां पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इंटेस्टाइन में भी कुछ खास तरह की ग्लैंड्स पाई जाती जिन्हें बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, जो इंटेस्टाइनल जूस बनाती हैं। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इनका नाम आएगा, इनका जिक्र आएगा और इनका स्ट्रक्चर भी आएगा। अभी यहाँ बस याद रखना है कि कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है और उसका जो मॉडिफिकेशन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो मॉडिफिकेशन हमें ब्रेस्ट बॉर्डर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम यहाँ देखने को मिलता है, कहाँ पे, इंटेस्टाइन एंड स्टमक में, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। चलो, अब जब हम मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमने ब्रेस्ट बॉर्डर के मॉडिफिकेशन को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एपिथेलियम पाया जाता है जो उसी का मॉडिफिकेशन है, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है और उसे हम बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। हमारी एनसीईआरटी जो है, हमारी जो 11th की एनसीईआरटी है, और उसमें एनिमल टिश्यू जब पढ़ेंगे तो कॉलमनार एपिथेलियम का एक बड़ा फेमस ये डायग्राम बना हुआ है उसमें, जो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर इस डायग्राम में ऊपर हमें सीलिया दिख रहे हैं। तो सीलिया दिख रहे हैं तो ये कैसा एपिथेलियम हो जाएगा? सिंगल लेयर्ड है यानी सिंपल है, तो सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। याद रखना, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बहुत फेमस एपिथेलियम है। फेमस एपिथेलियम क्यों है? क्योंकि ये मेल में एक जगह और फीमेल में 2 जगह पाया जाता है। डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। मेल में इट इज प्रेजेंट एट 1 पोजीशन ओनली एंड इन फीमेल इट इज प्रेजेंट एट 2 पोजीशन ओनली। मेल में कहां पाया जाता है? ओनली इन ब्रोंकियोल्स, जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स हमारी जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड होता है, ब्रोंकस बनता है, ब्रोंकस डिवाइड होता है, ब्रोंकियोल बनते हैं। ट्यूब्स होती हैं, हॉलो ट्यूब्स होती हैं, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर की बनी होती हैं, उनकी इनर लाइनिंग पर ये प्रेजेंट होता है, इनर लेयर पर प्रेजेंट होता है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सो ब्रोंक्यूल्स में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, सभी में ये प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो वहां पे क्या करता है कि गलती से अगर कुछ चला जाए तो उसको बाहर की तरफ थ्रो करने में हेल्प करता है। दूसरा फीमेल्स में पाया जाता है और वर्ल्ड फेमस ये एग्जांपल बेटा, ये लगभग
मुझे जहां तक याद है पिछले 10 सालों में कम से कम 3 बार ये डायग्राम और इससे क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी में सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ये फेमस डायग्राम दिया हुआ और उसका एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी में बोला गया है कि फेलोपियन ट्यूब में इसका फॉर्मेशन होता है, मतलब ये पाया जाता है, इसका प्रेजेंस पाई जाती है फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। और फेलोपियन ट्यूब में ये क्या करेगा, फेलोपियन ट्यूब में ओवम के ट्रांसपोर्ट, ओवम के मूवमेंट को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसी सीलिया के ऊपर ही ओवम मूव करेगा, और ओवम मूव करेगा तो उसको मूव करने में ये सीलिया उसे फॉरवर्ड मूवमेंट कराएंगे, क्योंकि ओवम में अपना कोई लोकोमोटरी ऑर्गन तो है नहीं, अपना कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है नहीं। तो ओवम के पास जब कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है तो उसे मूव करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो उस कुछ में क्या मिलता है, उस कुछ में इन्हें मिलता है भाई, इन्हें मिलता है सीलिया मिलता है, जो उस ओवम को मूव कराता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, फंक्शन टू मूव द पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। कोई भी पार्टिकल जैसे कि ओवम मूव करे, या म्यूकस जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में बनता है जिससे हम कफ बोलते हैं, जो म्यूकस बनता है उसी को हम कफ बोलते हैं। सो वो म्यूकस या वो कफ बने, और अगर हमें कफिंग हो रही है तो वही कफ बाहर आता है, जिसे बलगम बोलते हैं। तो कफ जो है बाहर आता है, दैट इज म्यूकस। तो म्यूकस को मूव कराने में, और यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में ओवम को मूव कराने में ये एक्ट करता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। और यहां हमारा जो है ये बात हो रही है ये कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये क्यूबॉइडल सेल्स लिख गया है, इसको अपन करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बात हो रही है किसके बारे में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में बात हो रही है, ये क्यूबॉइडल सेल्स नहीं है। Done, sir. यहाँ पर एक एग्जाम्पल, हम आपको एग्जैक्ट वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जब हम देखेंगे किसको, जब हम माइक्रोस्कोप में सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये जब आप पैथोलॉजी पढ़ोगे एमबीबीएस 3rd ईयर में, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। या आप अगर हिस्टोलॉजी आप पढ़ोगे तो हो सकता है वहां पर ये दिखाया जाए। तो वहां पर जब आपको माइक्रोस्कोप में एपिथेलियम देखने को मिलेगा तो ऐसा एपिथेलियम मिलेगा, इसमें आपको कॉलमनार सेल्स, पिलर शेप की सेल्स दिख रही हैं, 1 सेल 2 सेल, उसके बगल में ये 3 और ये 4, और इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। और ऊपर ये क्या दिख रहे हैं, ये सीलिया दिख रहे हैं, हेयर लाइक ब्रिस्टल्स दिख रहे हैं, जो सीलिया का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जैक्ट, ये रियल माइक्रोस्कोपिक जो है इमेज है किसकी, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की। ठीक है, जो माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम ऐसा ही दिखेगा। ऊपर हमें ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे जो कि सीलिया हैं, और लंबी लॉन्ग स्लेंडर पिलर लाइक सेल्स दिखेंगी, जो कौन सी सेल्स हैं, कॉलमनार सेल्स हैं।